नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत एट 7 में। मैं हूं निखिल सिंह और भारत एट 7 में बात करेंगे राज्यों के से जुड़े हुए समाचार की। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक हर राज्य की खबर आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले भारत एट 7 में क्या है हेडलाइंस, ये देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राजनीति में मिशन लेकर आए, एम्बिशन नहीं। अपने पहले पॉडकास्ट में प्रधानमंत्री ने कहा, हम तटस्थ नहीं, शांति के पक्ष में। पूर्वांचल के लोगों के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की टिप्पणी के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों का जोरदार प्रदर्शन। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 13 हार्डकोर नक्सलियों ने डाले हथियार। सरेंडर करने वालों में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के इनामी नक्सली भी शामिल। और प्रयागराज में महाकुंभ के लिए आकाशवाणी के विशेष रेडियो चैनल कुंभ वाणी का शुभारंभ। 103.5 मेगाहर्ट्ज पर मिलेगी महाकुंभ की हर जानकारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रसार भारती की सराहना की। तो सबसे पहले बात करेंगे दिव्य भव्य महाकुंभ की। संगम का पवित्र किनारा और इसके किनारे पर बिखरे आस्था और भक्ति के अनेकों रंग। कहीं साधना में लीन साधु संत हैं तो कहीं भक्ति और भजन है। महाकुंभ के इन्हीं अनेकों रंगों को करीब से देखने के लिए सिर्फ देश के कोने कोने से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग पहुंचना शुरू हो चुके हैं। देखिए दिव्य भव्य महाकुंभ के ये अलबेले रंग। महाकुंभ सनातन धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। इस मेले में देश दुनिया से लाखों करोड़ों लोग आते हैं। महाकुंभ में अखाड़े आकर्षण का प्रमुख केंद्र होते हैं। प्रयागराज में 13 जनवरी से भव्य और दिव्य महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। इसमें देश के 13 प्रमुख अखाड़े महाकुंभ की शोभा बढ़ाएंगे। साथ ही इन सभी 13 अखाड़ों के साधु संत अमृत स्नान के दौरान पवित्र नदियों में आस्था की डुबकियां लगाएंगे। इस बार महाकुंभ में प्रशासन द्वारा मेला क्षेत्र और अखाड़ों के लिए विशेष व्यवस्था भी की गई है, जिससे साधु संत भी प्रसन्न हैं और सरकार की प्रशंसा कर रहे हैं। सरकार की व्यवस्था उत्तम कोटि की है। मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि माननीय योगी जी ने एक अद्भुत प्रबंध किया है। वो एक कुशल प्रशासक हैं, अद्भुत शासक हैं, एक विचित्र उपासक हैं। बहुत बहुत बधाई। माननीय प्रधानमंत्री जी के सत्संकल्प से यहाँ एक विचित्र व्यवस्थाएं दिखाई दे रही हैं जो अत्यंत मोहक हैं, सबको प्रियकर और रुचिकर सुखकर लग रही हैं। महाकुंभ में एक अनोखी पहल देखने को मिली है। श्री महंत देवगिरी महाराज हजारों श्रद्धालुओं को स्वादिष्ट रबड़ी परोस रहे हैं। उन्हें रबड़ी वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। उनका कहना है कि यह सेवा वे प्रतिदिन करते हैं। हर दिन रबड़ी तैयार कर इसे श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। 9 दिसंबर से हमारे यहाँ अल्लाहपुर बागम्बरी है, यहाँ वहाँ से चालू किया था और ये 6 फरवरी तक चलेगा। 2019 में ही विचार आ गया था और 2019 में 1.5 महीना हमने ये रबड़ी खिलाई है लोगों को। लोगों के दिलों में खूब मिठास घोली है। संगम का पवित्र किनारा और इसके किनारे पर बिखरे आस्था और भक्ति के अनेकों रंग। कहीं साधना में लीन साधु संत हैं और कहीं भक्ति और भजन है। महाकुंभ के इन्हीं अनोखे रंगों को करीब से देखने के लिए सिर्फ देश के कोने कोने से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग पहुंचने शुरू हो चुके हैं। इन विदेशी मेहमानों को भारत की अनूठी संस्कृति यहां तक खींच लाई है, जिसकी जीती जागती मिसाल है अमेरिका के मोक्षपुरी बाबा। इनको बचपन से ही सनातन धर्म आकर्षित कर रहा था। Past life experience that carries over, so in my mind was already this. I was taught some things early on about Sanatan Dharma and Buddhism when I was in school. महाकुंभ हिंदू धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, जिसमें करोड़ों लोग देश दुनिया में शामिल होते हैं। जिसकी शुरुआत 13 जनवरी को पूर्णिमा से होगी और इसका समापन 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर होगा। महाकुंभ में इस साल 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो महाकुंभ की ये हुई बात। काउंटडाउन शुरू हो चुका है महाकुंभ का। और अब बात अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव की।
देश विदेश से सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बीकानेर का अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव पर्यटन की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव में राजस्थानी संस्कृति के रंग देखने को मिलते हैं और इस बार उत्सव 10 से 12 जनवरी तक आयोजित हो रहा है। बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव की शुरुआत राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र में होगी ऊंट से संबंधित प्रतियोगिताएं। बीकानेर जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में शुरू हुए ऊंट उत्सव की शुरुआत हेरिटेज वॉक के साथ हुई। हेरिटेज वॉक लक्ष्मीनाथ मंदिर से शुरू हुआ। यहाँ लोक कलाकार पवन व्यास द्वारा 2025 फीट लंबी पगड़ी बांधकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। इसके लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड की टीम भी बीकानेर पहुंची। साथ ही नगाड़ा, मश्क, चंग और बांसुरी वादन एवं भजन गायन की प्रस्तुतियां भी दी गईं। वहीं देशी और विदेशी सैलानी मथेरण, बंधेज, पोट्री, सुनहरी कलम और साफा बांधने की कला से रूबरू हुए। इस दौरान लोक कलाकार रौबीले और सजे धजे ऊंट भी साथ रहे। Colors and music. I was very surprised. Colors, music and people. They smile. Everyone smile. उत्सव के दौरान स्थानीय कलाकारों द्वारा प्रस्तुत लोक संगीत और नृत्य ने समा बांध दिया। साथ ही राजस्थानी हस्तशिल्प की प्रदर्शनी ने भी पर्यटकों का ध्यान आकर्षित किया। हेरिटेज वॉक का बहुत अच्छा अनुभव था। जो हमारी पुराने शहर की जो धरोहर है उसको हम सब ने देखा। यहाँ के जो culinary स्किल्स हैं वो कैसे बनते हैं वो चीजें भी हमने देखी और लोगों को इससे जोड़ा। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव के दूसरे दिन राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र में ऊंटों से संबंधित विभिन्न प्रतियोगिताएं होंगी। उत्सव के तीसरे दिन के सभी कार्यक्रम रायसर में होंगे। विश्व प्रसिद्ध पतंगबाज असगर खान जोधपुर द्वारा रायसर में पतंगों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी और अलग अलग प्रकार की देशी विदेशी पतंगें उड़ाने का प्रदर्शन आकर्षण का केंद्र रहेगा। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के लोक कलाकारों द्वारा तीसरे दिन संध्या कार्यक्रम में प्रस्तुतियां भी दी जाएंगी। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। बीकानेर शहर में ये एक अनूठा जो हेरिटेज वॉक करवाया गया है और आगे भी हमें उम्मीद है कि हेरिटेज सेल के द्वारा ऐसी एक्टिविटीज और कराई जाएगी जिससे बीकानेर जो 1000 हवेलियों का शहर है उसमें हम ये गतिविधियां और देखेंगे। देश विदेश के सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बीकानेर का अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव पर्यटन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। ये उत्सव बीकानेर की सांस्कृतिक और पारंपरिक विरासत को भी दर्शाता है। पिछले 33 वर्षों से चल रहे ऊंट उत्सव का आगाज आज यहाँ हेरिटेज वॉक के साथ हुआ। इस हेरिटेज वॉक में जहाँ लोगों ने लक्ष्मीनाथ जी मंदिर से लेकर के रामपुरिया हवेली तक, जिसमें जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक सहित यहाँ के गणमान्य नेतागण और अधिकारीगण साथ रहे, लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया यहाँ की विरासत का, यहाँ के अंदाज का, बीकानेर के अलमस्त शहर का और यहाँ की धमा चौकड़ी का। साथ ही यहाँ पर आए टूरिस्ट जो बाहर से पर्यटक आ रहे हैं उन्होंने भी बीकानेर के अलमस्त अंदाज को देखा। मैं बीकानेर में डीडी न्यूज़ से मुदिता पोपली। और अब बात करेंगे पटना के 500 साल पुराने मंदिर से जो अभी खुदाई का दौरान मिला है। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र में सालों से मिट्टी और मलबे में दबी एक शिव मंदिर मिला है। बताया जा रहा है कि यह मंदिर करीब 500 साल पुराना हो सकता है। शिव मंदिर के निकलने के बाद से यहां भक्तों की लंबी लाइन लग गई है। पिछले 3 दिनों में करीब 1.5 लाख लोग इस नए मंदिर पर, यानी कि जो 500 साल पुराना मंदिर है, यहां पर भक्तों का जमावड़ा है। देखिए ये रिपोर्ट। पटना में खुदाई के दौरान मिला 500 साल पुराना शिव मंदिर। मंदिर के अंदर काले पत्थर का एक शिवलिंग स्थापित। पूजा के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। मंदिर को देख पूरा इलाका हर हर महादेव के जयकारों से गुंजा। शिव मंदिर में बने स्तंभों पर खूबसूरत नक्काशी। प्राचीन पाटलिपुत्र की धरती के गर्भ में अतीत के कई ऐतिहासिक धरोहर छुपे हैं। कुछ तो इतने प्राचीन हैं कि मिट्टी में जमींदोज हो चुके हैं। ऐसा ही एक शिव मंदिर अचानक पटना सिटी के मठ लक्ष्मणपुर की डॉक्टर नारायण बाबू की गली में निकला है। जमीन की खुदाई के दौरान इस मंदिर का पता चला है। स्थानीय लोगों का दावा है कि ये मंदिर करीब 500 साल पुराना है। बचपन से हम लोग यही देख रहे हैं कि पहले मठ था, पीछे से दरवाजा था। दरवाजा में हम लोग गुल्ली डंडा खेलने जाते थे। 4 गो महंत यहाँ रहते थे। न जाने कैसे कैसे का हुआ, जमीन क्या हुआ, रजिस्ट्री हुआ, गिफ्ट मिला या सरकारी यंत्र मिला, इसके बारे में कुछ नहीं। अशोक सम्राट के कालखंड से जुड़े कुम्हरार से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर एक मठ की जमीन पर लगा मिट्टी का टीला अचानक ढह गया।
इसके बाद जब लोग उसे देखने पहुंचे तो नीचे की तरफ एक प्राचीन शिव मंदिर के अवशेष मिले। मंदिर मिलने की खबर फैलते ही यहां दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले 3 दिनों में करीब 1.5 लाख लोगों ने यहां दर्शन किया है। बहुत पुराना मठ है, 500 साल पुराना मठ है ये, और इसमें एक दखल किए हुए था स्वर्गीय श्याम बिहारी एडवोकेट था, वही दखल किए हुए था, किसी को जाने नहीं देता था। उसको 1 कट्ठा जमीन मिला था कि जा करके देख रेख करो, लेकिन वो देख रेख ना करके वो जो है पूरा आदमी को एकदम बंदी बना दिया। शिवलिंग के चारों ओर प्राचीन काल के नक्काशी वाले 4 पाए बने हैं। ऊपर गुंबद बना हुआ है। खास बात यह है कि सैकड़ों वर्ष पुराना ढांचे से जब मिट्टी हटाई गई तो यह बिल्कुल साफ और चमकदार दिख रहा था। इसके बाद शिवलिंग का रुद्री पाठ करते हुए अभिषेक किया गया। शिवलिंग के सामने विष्णु भगवान के चरण है और गोमुख के जरिए जल निकासी की व्यवस्था है। बताया जा रहा है कि मठ लक्ष्मणपुर काफी सिद्ध मठों में शामिल था। यहां लोग दूर दूर से आते थे। हालांकि मंदिर मिलने की खबर जैसे जैसे लोगों को मिल रही है, भक्तों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। स्थानीय लोगों का दावा है कि इस मंदिर का निर्माण 500 साल पहले किया गया था। ये मंदिर इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि ये आर्कियोलॉजिकल साइट कुम्भरार से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। पुरातत्व विभाग के 2 लोगों की टीम ने इस मंदिर का निरीक्षण किया है। हालांकि अभी रिपोर्ट नहीं आई है। डीडी न्यूज के लिए पटना से मधुरेश नारायण। और भारत एट 7 में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के उस पार भी ऐसी ही रोचक खबरें आपको दिखाएंगे। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तेरा SIP के बारे में क्या ख्याल है? रिटायरमेंट अभी तो पूरी लाइफ बाकी है यार। पर तुझे नहीं लगता अगर रिटायरमेंट के बारे में अभी से नहीं सोचे तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी? पर रिटायरमेंट के बारे में सोचना क्यों है इतना जरूरी? जब तक आप रिटायर हो जाएंगे महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी इनकम वो तो रुक ही जाएगी। इसीलिए आज ही म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कीजिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा कीजिए एक कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और अब बात होगी दिल्ली की सियासत की, दिल्ली विधानसभा चुनावों की। और दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों की घोषणा के बाद सियासी पारा हाई है। हर राजनीतिक दल लोगों को अपनी तरफ करने का भरसक प्रयास करने में जुटा हुआ है। उधर चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों से तय समय सीमा के अंदर ही सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने की अपील भी की है। चुनाव आयोग ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। उम्मीदवार 17 जनवरी तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। वहीं नामांकन पत्रों की जांच 18 जनवरी को की जाएगी। उम्मीदवारों के पास 20 जनवरी तक नाम वापस लेने का विकल्प होगा। विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही दिल्ली में प्रचार अभियान तेज हो चुका है। एक ओर जहां आम आदमी पार्टी सत्ता में बने रहने के लिए लुभावने वादे कर रही है, वहीं निर्वाचन आयोग पर जानबूझकर मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाने का आरोप भी लगा दिया है। दूसरी ओर भाजपा ने केजरीवाल पर महिलाओं का अपमान करने और रोहिंग्या वोटरों का संरक्षण करने का आरोप लगाया है। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, 10 साल के अंदर आपने कच्ची कॉलोनियों के लिए क्या किया? अस्पताल बनवाए, मोहल्ला क्लिनिक बनवाए, स्कूल बनवाए, उनको इज्जत और सम्मान की जिंदगी दी है मैंने। 3-3 साल पहले लोगों के घर टूट गए, उनको द्वारका शिफ्ट कर दिया गया। वो वोट ना कटें जो जिन लोगों की मृत्यु हो गई है, जो लोग यहाँ से शिफ्ट हो गए हैं, उनके भी वोट ना कटे। इसके लिए आप नई दिल्ली विधानसभा में लड़ते हैं। ये दिखाता है आपकी राजनीतिक हताशा कितनी है।
अरविंद केजरीवाल पर पूर्वांचलियों का अपमान करने का आरोप लगाते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्वांचल सम्मान मार्च में हिस्सा लिया। अपने सम्मान से आहत पूर्वांचली लोग अरविंद केजरीवाल के आवास तक पहुंच गए और जमकर नारेबाजी की, जिसमें काफी संख्या में महिलाएं और युवाओं की संख्या दिखी। केजरीवाल जी चाहे कितना भी जुर्म कर ले, वो पानी की बौछार चलवाए या हमें अरेस्ट करवाए, लेकिन पूर्वांचल के लोगों ने ठाना है कि लिट्टी चोखा खाना है और केजरीवाल को भगाना है। केजरीवाल जी हमेशा से जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते रहे हैं। आज उन्होंने हमारे बिहार और यूपी से आने वाले लोगों को फर्जी कहा। मैं सबसे बड़ा फर्जी तो उन्हें बोलती हूँ, क्योंकि वो खुद भी दिल्ली के नहीं है, वो हरियाणा से आते हैं। महिलाओं का अपमान तो ये सरकार शुरू से कर रही है, उनसे झूठे वादे करके। आज ये कह रहे हैं कि महिलाओं को 2100 रुपए देंगे। 3 महीने 4 महीने पहले 1000 रुपए का वादा किया था महिलाओं से लोकसभा चुनाव में। कहाँ है? केजरीवाल की करीबी कही जाने वाली स्वाति मालीवाल के साथ ही उनकी करीबी कही जाने वाली राज्यसभा सांसद उनके घर में, उनके निजी घर के, उनके नाक के नीचे उससे बदसलूकी हुई है। तो कितना बड़ा उदाहरण है ये महिला सम्मान का, जो सरकार अपनी राज्यसभा सांसद को सेफ नहीं रख पा रही, वो दिल्ली की आम महिलाओं को क्या सेफ रखेगी? इस बार दिल्ली में आप, भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। दिल्ली में 5 फरवरी को एक चरण में चुनाव होगा और 8 फरवरी को मतगणना होगी। दिल्ली से धीरज कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज के लिए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। आज सुनो, खाने में कोई स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल, सस्ते वाले दाल मसाले, स्वाद हुआ बेकार, एकदम बकवास। इधर कीमती लाल को देखो, खाना बना कमाल। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। समझे किफायती लाल का निराला MDH मसाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तेरा SIP के बारे में क्या ख्याल है? रिटायरमेंट अभी तो पूरी लाइफ बाकी है यार। पर तुझे नहीं लगता अगर रिटायरमेंट के बारे में अभी से नहीं सोचे तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी? पर रिटायरमेंट के बारे में सोचना क्यों है इतना जरूरी? जब तक आप रिटायर हो जाएंगे महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी इनकम वो तो रुक ही जाएगी। इसीलिए आज ही म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कीजिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा कीजिए एक कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। स्वागत है आपका। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की संपत्ति के ब्यौरे से जुड़ी हुई खबर की। मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए एक बड़ा फरमान जारी किया है, जिसके तहत अब उन्हें अपनी संपत्ति का ब्यौरा पेश करना अनिवार्य होगा। देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को 31 जनवरी तक प्रॉपर्टी का ब्यौरा देने का आदेश। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को हर साल अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना अनिवार्य है। आदेश का उद्देश्य कर्मचारियों की संपत्ति पर बनी रहे पारदर्शिता। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार सभी कर्मचारियों को फरवरी 2025 से पहले अपनी संपत्ति का ब्यौरा सौंपना होगा। इस आदेश के लागू होने से राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों को अब अपनी संपत्ति की पूरी जानकारी सरकार को देनी होगी। कर्मचारियों को यह जानकारी एक विशेष फॉर्मेट में देनी होगी। साथ ही यह जानकारी भी देनी होगी कि उक्त संपत्तियां स्वयं अर्जित की गई है या फिर पुश्तैनी है। आदेश के अनुसार प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को हर साल अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना अनिवार्य है। सभी कर्मचारियों के लिए भी तय कर दिया गया है कि वो अपनी संपत्ति का ब्यौरा देंगे। तो अब सबसे बड़ी चीज ये होगी कि इससे जीरो टॉलरेंस को आसानी से अचीव करा जा सकेगा, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी और बढ़ जाएगी। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को हर साल अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होता है। कर्मचारियों को बताना होता है कि वो
किस पद पर हैं और उनकी सैलरी कितनी है, किस जिले में पदस्थ हैं। इसके अलावा नौकरी ज्वाइन करने के पहले कितनी अचल संपत्ति उनके द्वारा खरीदी गई, संपत्ति खरीदते समय उसकी क्या कीमत थी और वर्तमान में क्या कीमत है, वही संपत्ति से कितनी इनकम प्राप्त होती है। सामान्य प्रशासन विभाग के जारी आदेश के अनुसार सभी कर्मचारियों को 31 जनवरी 2025 तक अचल संपत्ति का ब्यौरा पेश करना होगा। यदि इस तारीख तक किसी कर्मचारी ने अपना संपत्ति ब्यौरा नहीं दिया तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। सरकारी कर्मचारी की कोई सूचना देगा, उसे सरकार पोर्टल पर अपलोड भी करती है। उसके आधार पर लोगों को लगता है कि इनकी संपत्ति घोषित संपत्ति से अधिक है तो शिकायतें होती हैं, जांच एजेंसियों के पास शिकायतें होती हैं। तो ये ट्रांसपेरेंसी के लिए एक व्यवस्था स्थापित की गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने सभी विभागों को ये निर्देश दिया है कि वे नियमित रूप से अपने कर्मचारियों की संपत्ति का सत्यापन करें और ये सुनिश्चित करें कि सभी ने अपने संपत्ति का ब्यौरा सही ढंग से प्रस्तुत किया है। मध्य प्रदेश में IAS, IPS के अलावा कर्मचारियों के लिए भी ऑनलाइन APR अनिवार्य कर दिया गया है। मंत्रालय से लेकर राज्य के सभी जिलों में पदस्थ कर्मचारियों के लिए ई-ऑफिस में ऑनलाइन APR लागू कर दिया गया है। ये नियम सबसे पहले झारखंड, यूपी, बिहार और राजस्थान में लागू किया गया था। अब इसे मध्य प्रदेश में भी जारी कर दिया गया है। भ्रष्टाचार को रोकने और मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों के चल अचल संपत्तियों का ब्यौरा मांगकर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का काम मध्य प्रदेश सरकार लगातार कर रही है। कैमरामैन चंद्रमोहन के साथ श्रेयस द्विवेदी, DD न्यूज भोपाल। और अब बात करेंगे, सुरक्षा बलों ने कल छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग के बीजापुर जिले में जिन 3 नक्सलियों को मारा था, उनकी पहचान जारी कर दी गई है। मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों में PPCM प्लाटून नंबर 30 का डिप्टी कमांडर कोरगा महेश मांडवी नवीन उर्फ कोसा और ACM पश्चिम बस्तर एल्बम भीमा, ACM जोनागुंडा शामिल है। महेश कोरसा दक्षिण बस्तर डिवीजन और PLGA बटालियन नंबर 1 का IED एक्सपर्ट था। महेश 2023 में बेदरे और 2024 में जागरगुड़ा क्षेत्र में हुई घटनाओं में भी मास्टरमाइंड रहा है। इन नक्सलियों पर 18 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इनके पास से 2 BGL लॉन्चर, 1 12 बोर का राइफल सहित भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री, नक्सल साहित्य और अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुएं बरामद हुई हैं। जिला सुकमा एवं बीजापुर की सीमावर्ती गुंडराजगुड़म और पालीगुड़म इलाके में माओवादियों की उपस्थिति की आसूचना के आधार पर सुकमा DRG, STF, कोबरा एवं CRPF का संयुक्त बल अभियान के लिए रवाना की गई थी। सुरक्षा बल एवं माओवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाका से 3 पुरुष माओवादियों का डेड बॉडी, 2 BGL लॉन्चर और काफी बड़ी संख्या में अन्य आर्म्स एम्युनिशन भी रिकवर किए गए थे। मुठभेड़ में मारे गए माओवादियों की शिनाख्ती PLG प्लेटून नंबर 30 के डिप्टी कमांडर महेश और पामेडियरी कमेटी के सदस्यगण नवीन एवं भीमा के रूप में हुई। इन तीनों के माओवादियों के ऊपर पूर्व से 18 लाख इनाम भी घोषित है। और बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 55 एजेंडों पर मुहर लगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में राज्य के विकास, रोजगार सृजन सहित ढांचागत विकास के एजेंडों पर मुहर लगाई गई। राज्य सरकार ने दरभंगा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने के लिए 89.75 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिए 244 करोड़ 60 लाख 79 हजार रुपए स्वीकृत किए। इसके साथ ही पूर्वी चंपारण जिले में स्थित रक्सौल हवाई अड्डे के विकास के लिए अतिरिक्त 139 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिए 207 करोड़ 70 लाख 86 हजार रुपए को मंजूरी दी गई है। बैठक में मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा से जुड़े 21 प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। इन 21 प्रस्तावों के लिए 2,960 करोड़ 48 लाख रुपए स्वीकृत किए गए। इसके साथ ही पूर्वी चंपारण और वैशाली जिलों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 2 बड़ी परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी गई। पूर्वी चंपारण जिले के महसी प्रखंड में बूढ़ी गंडक नदी
के इब्राहिमपुर घाट पर आरसीसी पुल निर्माण के लिए 17 करोड़ 50 लाख रुपए को मंजूरी दी गई। और वहीं ताजपुर में 132 केवी की 2 नई बिजली लाइनें स्थापित की जाएंगी और इस परियोजना से आसपास के क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति में सुधार होगा। और दिल्ली की सियासत की बात करें तो अरविंद केजरीवाल द्वारा जाट समुदाय को केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल करने की मांग को बीजेपी ने चुनावी स्टंट बताया है। भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत ने कहा कि पिछले 10 वर्षों से दिल्ली में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में रही आम आदमी पार्टी सरकार ने इस मुद्दे को कभी नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली का जाट समुदाय को अगर केंद्रीय आरक्षण में शामिल हुआ तो इसका एक मुख्य कारण दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहे हैं। ये उन्होंने राज्य की बात कही। पिछले 10 सालों के अंदर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी। इन 10 सालों में कभी कोई चर्चा भी इस विषय पर दिल्ली विधानसभा में नहीं हुई। आरक्षण देना राज्य का सब्जेक्ट होता है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जाटों के नाम पर जो व्यक्ति राजनीति कर रहे हैं उन्होंने कभी दिल्ली में जाटों के हक की आवाज विधानसभा में नहीं उठाई। मैं जाट हूं, मैं जाट की बेटी हूं, मैं जाट की बहू हूं, मैं जाट समाज से आती हूं। मुझे आज इस बात की बहुत तकलीफ है कि आपने हमारा हक नहीं दिया। ये बात तो एक तरफ, आप हमारे नाम पे दिल्ली में भ्रम की राजनीति करना चाहते हैं। तो भारत@7 के आज के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।